हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर से EAFM सब्जेक्ट में आज हम बात करते हैं बीकॉम फाइनल ईयर के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय वित्तीय प्रबंध। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वित्तीय प्रबंध का अर्थ क्या होता है। वित्तीय प्रबंध की परिभाषा के बारे में बात की थी हमने, वित्तीय प्रबंध की प्रकृति और विशेषता के बारे में बताया था और वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों के बारे में मैंने चर्चा की थी। आज इसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट लेते हैं हम इसी टॉपिक में। इस टॉपिक में आज हम कवर करेंगे वीडियो में वित्तीय प्रबंध के कार्य अथवा विषय, वित्तीय प्रबंध का क्षेत्र, वित्तीय प्रबंध का महत्व और वित्तीय प्रबंध की सीमाएं। स्टार्ट करते हैं। वित्तीय प्रबंध के कार्य अथवा वित्तीय प्रबंध का क्षेत्र। देखिए, वित्तीय प्रबंध के क्या कार्य हैं और वित्तीय प्रबंध का क्या क्षेत्र है, इस स्लाइड में कवर करने की मैं कोशिश करती हूँ। देखिए, स्टार्टिंग से वित्तीय प्रबंध के कार्यों की यदि मैं बात करूँ तो वित्तीय प्रबंध का सबसे पहला कार्य आता है कोषों का नियोजन करना। कोषों के नियोजन से क्या तात्पर्य हुआ है? कोषों के नियोजन से तात्पर्य है कि वित्तीय प्रबंध ये देखता है कि संस्था के लिए कितने फंड चाहिए, कितने कोष चाहिए और इन कोषों का उपयोग कहाँ किया जाएगा, इनके बारे में योजना बनाना, पहले से डिसाइड करना कि हमें कितने कोषों की आवश्यकता है और इनका उपयोग हम किस किस कार्य में कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमें इसका कार्य करना, कहाँ कहाँ हमें इन कोषों का उपयोग करना है। तो इस प्रकार से कोषों का नियोजन करना, उनकी व्यवस्था करना इसका सबसे बड़ा कार्य है। इसके बाद देखते हैं कोषों का संग्रहण करना। कोषों के संग्रहण से क्या तात्पर्य हुआ कि कोषों को कहाँ से हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले कोषों की रिक्वायरमेंट की हमने बात की कि कितने कोष हमें आवश्यक है संस्था के लिए, उसके बाद उनका संग्रह हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। तो वित्तीय प्रबंध ये देखता है कि कोष कहाँ से उपलब्ध कराए जाएं, कोष कहाँ से उपलब्ध करवा सकते हैं। आपको बताया, एक संस्था में कोष चाहे अंशों से इकट्ठे किए जा सकते हैं, अंश निर्गमित किए जा सकते हैं, अंशों में समतांश हो सकते हैं, पूर्वाधिकार अंश हो सकते हैं, ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है, बैंकों से ऋण प्राप्त किए जा सकते हैं, स्वयं के कुछ कोष भी उपलब्ध हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कोषों का संग्रहण करना इसका सबसे मुख्य कार्य है। कोषों के संग्रहण में सबसे बड़ी बात ये आती है कि ऐसे साधनों से कोषों का संग्रहण करना चाहिए जिनकी लागत बहुत कम हो, यानी कि कोषों की लागत कम से कम हो। इस प्रकार से कोषों का संग्रहण करना इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट देखिए, कोषों का आवंटन करना। देखिए, मैंने आपको बताया था वित्त समस्त व्यावसायिक क्रियाओं की धुरी है। वित्त एक ऐसी धुरी है जिसकी चारों तरफ सारी व्यावसायिक क्रियाएं गतिशील होती है। वित्त के अभाव में कोई भी कार्य, व्यावसायिक क्रिया संपादित नहीं की जा सकती। तो अब किस डिपार्टमेंट को कितना कोष दिया जाए, कितना फंड अलॉट किया जाए, ये किसका कार्य है? वित्तीय प्रबंध का। वित्तीय प्रबंध ये देखता है कि उत्पादन विभाग को हम कितना देंगे, प्रोडक्शन विभाग को कितना जरूरी है, फंड कितना चाहिए होगा, विक्रय विभाग को कितना चाहिए, विपणन विभाग को कितना चाहिए। इस प्रकार से संस्था के अंतर्गत जितने भी विभाग कार्यरत हैं उन सबको कितना कितना अलोकेट किया जाएगा, कितना कितना आवंटन या विभाजन किया जाएगा कोषों का। इन सारी रिक्वायरमेंट का पता कौन लगाता है? इन सारी रिक्वायरमेंट का पता लगाता है वित्तीय प्रबंध। तो वित्तीय प्रबंध के माध्यम से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि जो कोष हमने प्राप्त किए हैं उन कोषों को किस प्रकार से विभाजित किया जाए, आवंटित किया जाए विभिन्न विभागों के मध्य में। नेक्स्ट देखिए, आय का आवंटन करना। आय के आवंटन से क्या तात्पर्य हुआ? एक फर्म या कंपनी जब भी कार्य कर रही है उसे लाभों के रूप में जो भी आय प्राप्त होती है उस आय का उपयोग कैसे किया जाए। तो ये सारा कार्य किसका है? ये कार्य है वित्तीय प्रबंध का। यानी कि जो आय प्राप्त हुई है अब उसका डिवाइडेशन कहाँ होगा। देखिए, आय का विभाजन कहाँ कहाँ हो सकता है। हम बात करें, यदि संस्था ने अंशों से पूंजी प्राप्त की है, समता अंशों से या पूर्वाधिकार अंशों से, तो दोनों ही अंशों से पूंजी प्राप्त करने की स्थिति में उसे अंशधारियों को लाभांश देना पड़ेगा। ये लाभांश कहाँ से मिलेगा? आय में से। तो आय में से लाभांश डिक्लेयर करना पड़ेगा। यदि संस्था ने साथ में ऋण पत्र भी जारी किए हैं तो ऋण पत्रों की आय क्या होती है? ऋण पत्रों की आय होती है ब्याज। तो ऋण पत्रधारियों को ब्याज देना पड़ेगा।
जिससे भी जिसे भी ऋण पत्र इशू किए हैं, जारी किए हैं, उन्हें ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। और यदि बैंकों से लिया है तो वहाँ ब्याज देना पड़ेगा। या कुछ फंड हम अपनी फर्म के लिए रोक के रख सकते हैं वापस पुनः विनियोजित करने के लिए, कि लाभों को वापस अपने ही संस्था में लगा दिए। तो किस साधन को कितनी आय का आवंटन हो, लाभांश के रूप में, ब्याज के रूप में, अपनी फर्म में पुनः विनियोजित करने के लिए, तो ये सारे डिसीजन, ये सारे निर्णय कौन करता है? वित्तीय प्रबंध। यदि ये निर्णय सही नहीं है तो संस्था कभी भी विकास नहीं कर सकती, वृद्धि नहीं कर सकती। इसलिए आय के आवंटन का कार्य भी वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कोषों का नियंत्रण करना। देखिए, कोषों का सबसे बड़ी बात है, कोषों की व्यवस्था इतनी टिपिकल काम नहीं है, एक बहुत कठिन कार्य नहीं है। कोषों की व्यवस्था कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन कोषों का नियंत्रण सबसे बड़ी बात है। यानी कि जो टेक्निकल टर्म है वो है कोषों का नियंत्रण करना। यदि कोष अच्छे से प्रबंध नहीं किया है कोषों का, तो वो संस्था असफल हो सकती है। और यदि संस्था के पास फंड कम है, कोष कम है, लेकिन उनका विनियोजन, उनका नियोजन अच्छे से कर लिया है, उनका मैनेजमेंट अच्छे से किया, तो संस्था की सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए कोषों के नियंत्रण की व्यवस्था की जाती है। कोषों का नियंत्रण कौन करता है? वित्तीय प्रबंध। वित्तीय प्रबंध ये देखता है कि जिन कार्यों के लिए हमने पैसा जितना अलॉट किया था या जितना जिस कार्य के लिए लगाया था, क्या उतना उस पैसे का अच्छे से उपयोग किया गया है या उसमें कोई त्रुटि रही है। इस कार्य को कैसे देखते हैं? बजट के माध्यम से और प्रमाप डिसाइड करके। वित्तीय प्रबंध पहले से प्रमाप डिसाइड कर लेता है कि हमें ये प्रमाप प्राप्त करने हैं। अब वो प्रमाप यदि प्राप्त नहीं हो पाते तो फिर ये देखा जाता है इसमें कहाँ त्रुटि रह गई। तो इस प्रकार से इन कोषों का नियंत्रण करना इसका मुख्य कार्य है कि जो पैसा हमने लगाया है वो उस पैसे का उपयोग सही प्रकार से कुशलतापूर्वक किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है। ये सारी व्यवस्था देखता है वित्तीय प्रबंध। अगला देखिए, फर्म के अन्य विभागों से समन्वय करना। देखिए, जब तक कोई भी संस्था जब तक किसी भी संस्था में समन्वय नहीं है किसी भी विभाग में, तो वो संस्था सफल नहीं हो सकती, अच्छे से कार्य नहीं कर सकती। देखिए, वित्तीय विभाग मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा विभाग है जिसका सभी विभागों से लिंक है। उत्पादन विभाग को पैसा चाहिए, वित्त विभाग देगा। क्रय विभाग को कुछ सामान क्रय करना है, कच्चा माल क्रय करना है, तो वित्त विभाग के पास आएगा वो। विक्रय विभाग को यदि किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट करना है या किसी भी प्रकार का माल भेजना है, पैकिंग करना है, भंडारण करना है, स्टोर करना है, तो उसको वित्त विभाग के पास आना पड़ेगा, क्योंकि वित्त विभाग ऐसा है जो सभी विभागों की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। तो इस प्रकार से वित्त विभाग का यदि किसी भी जगह पर किसी भी विभाग से समन्वय नहीं है तो वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा। इसीलिए फर्म के सभी विभागों से समन्वय स्थापित करने का मुख्य कार्य भी किसका है? वित्तीय प्रबंध का। इसकी चूंकि जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उत्तरदायित्व बढ़ जाते हैं, इसीलिए सभी विभागों से इसको समन्वय करना आवश्यक हो जाता है। अगला देखिए, पूंजी की लागत का मापन करना। पूंजी की लागत का क्या तात्पर्य हुआ? पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि एक फर्म या एक संस्था विभिन्न साधनों से पूंजी प्राप्त कर सकती है। विभिन्न साधन कौन कौन से बताए थे? अभी भी मैंने आपको बताए थे ऊपर। समतांश हो सकते हैं, पूर्वाधिकार अंशों से पूंजी प्राप्त की जा सकती है, बैंक ऋणों से पूंजी प्राप्त की जा सकती है, ऋण पत्रों के निर्गमन से पूंजी प्राप्त की जा सकती है, बॉन्ड के निर्गमन से पूंजी प्राप्त की जा सकती है। अब कौन से साधन की कितनी लागत होगी, किस साधन को कितना पेमेंट हमें करना पड़ेगा लागत के रूप में, चूँकि जो पेमेंट संस्था करेगी वो संस्था के लिए लागत है, उस साधन के लिए तो आय है। यदि अंशधारियों को संस्था लाभांश के रूप में कुछ भुगतान करती है तो ये लाभांश संस्था के लिए लागत है, लेकिन उस अंशधारी के लिए ये आय है। तो हम लागत की बात करते हैं संस्था के परिप्रेक्ष्य में, हम देखते हैं यहाँ पर, तो संस्था के लिए उसकी क्या लागत आएगी। तो इन सभी साधनों की अलग अलग लागत ज्ञात करना और कम्यूटेड लागत यानी कि सामूहिक लागत ज्ञात करना, ये संस्था के लिए आवश्यक हो जाता है, ताकि उसकी लागत ज़्यादा नहीं हो और उसे सस्ती मुद्रा प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से इस पूंजी की लागत को ज्ञात करना किसका मुख्य उत्तरदायित्व, किसका कार्य है? वित्तीय प्रबंध के कार्य में सम्मिलित होता है। तो इस प्रकार से वित्तीय प्रबंध पूंजी की लागत का मापन भी करता है कि किस साधन की लागत कितनी आएगी। अगला देखते हैं, भावी लाभों का पूर्वानुमान करना।
देखिए, एक संस्था तभी सफल हो सकती है जब उस संस्था के लाभ हों, भविष्य में लाभ अच्छे होने की, बढ़ने की संभावना हो और लागतें उसकी बिल्कुल कम से कम आए। तो इस प्रकार से वित्तीय प्रबंध का एक कार्य ये है कि भविष्य में संस्था के लाभ कितने होंगे उनका पहले से पूर्वानुमान कर लेना, ताकि संस्था कुशलतापूर्वक कार्य कर सके, विकास कर सके संस्था। तो इस प्रकार से संस्था के भावी लाभों का पूर्वानुमान करना भी वित्तीय प्रबंध का एक मुख्य कार्य है, वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया वित्तीय प्रबंध के कार्य और क्षेत्र क्या क्या हैं, ये कवर किया हमने। अगला देखते हैं हम नेक्स्ट, वित्तीय प्रबंध का महत्व। देखिए, वित्तीय प्रबंध के महत्व को किस प्रकार से हम देख सकते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि संस्था में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक विभाग है वो है वित्तीय विभाग। वित्त विभाग अच्छे कुशलता से कार्य करता है तो संस्था सफल होगी, और वित्त विभाग अगर अकुशल है तो फिर वो संस्था सफल नहीं हो सकती, संस्था की असफलता निश्चित हो जाती है। तो इस सिचुएशन में वित्तीय प्रबंध के महत्व को हम किस आधार पर देख सकते हैं, ध्यान दीजिए। उपक्रम की सफलता का आधार, अभी मैंने आपको बताया था, एक उपक्रम तभी सफल हो सकता है जब वित्तीय प्रबंध अच्छे से कुशलतापूर्वक कार्य कर रहा है। कोषों की उपलब्धता बहुत बड़ा मैटर नहीं है, अगर कोष कम भी हैं लेकिन अगर उसका मैनेजमेंट अच्छा हुआ है तो उपक्रम सफल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी संस्था के पास कोष तो बहुत मात्रा में उपलब्ध है, पूंजी बहुत सारी है, लेकिन उनका मैनेजमेंट करना उसे नहीं आ रहा, तो किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में सफल नहीं हो सकती। इसीलिए वित्तीय प्रबंध अगर अच्छे से काम करता है तो उपक्रम बिल्कुल सफलता को प्राप्त करेगा। इसलिए उपक्रम की सफलता का आधार क्या है, वित्तीय प्रबंध। अगला देखते हैं, साधनों का अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग। किसी भी विभाग में, किसी भी संस्था के किसी भी विभाग में साधनों के आवंटन का कार्य कौन करता है, वित्तीय प्रबंध। वित्तीय प्रबंध ये देखता है कि किस डिपार्टमेंट को कितनी रिक्वायरमेंट है। बहुत बार बहुत ज़्यादा फंड देना संस्था के लिए हानिकारक हो जाता है। यदि उत्पादन विभाग को, क्रय विभाग को उनकी आवश्यकता से ज़्यादा फंड दे दिए हैं तो इसका मतलब होगा अकुशलता की ओर अग्रसर होना, यानी कि वहाँ पर कोषों का वेस्टेज स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। कोषों को बिना मतलब ही उपयोग में लेने लगेंगे। बहुत ज़्यादा हम कच्चा माल मंगा लिया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, आवश्यकता से अधिक हो गया, तो इस प्रकार से क्या, या फिर बहुत विक्रय विभाग क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा उधार दे दी, साख की मात्रा बढ़ा दी, उस सिचुएशन में भी संस्था को हानि हो जाएगी। तो इस प्रकार से वित्तीय प्रबंध ये देखता है कि किस डिपार्टमेंट को कितनी रिक्वायरमेंट है, उसी के आधार पर उसे कोष दिए जाएं, प्लस जो कोष दिए जा रहे हैं उनका उपयोग सही तरीके से सही कार्य में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये निगरानी करना भी किसका कार्य है, वित्तीय प्रबंध का। तो इस प्रकार से वित्तीय प्रबंध का महत्व बढ़ जाता है इनमें कि अगर वित्तीय प्रबंध अच्छा है तो वो ये देखेगा, वो साधनों का अनुकूलतम उपयोग भी, आवंटन भी कर देगा और उसका अनुकूलतम उपयोग भी करेगा। इस प्रकार से संस्था अच्छे से कार्य करेगी। नेक्स्ट देखिए, निर्णयन का केंद्र बिंदु। देखिए, वित्तीय प्रबंध का एक सबसे बड़ा महत्व ये है कि निर्णयन का केंद्र बिंदु है। जितने भी संस्था के निर्णय हैं किसी भी विभाग के, वो किस पे डिपेंड करते हैं, वित्त विभाग पर। किस प्रकार से डिपेंड करते हैं, अब ध्यान दीजिए, कितना क्रय करना है हमें, हम देखेंगे हमारी फंड की स्थिति कितनी है, वित्त कितना हमारे पास, उस आधार पे क्रय करेंगे। कितना हमें प्रोडक्शन करना है, ये भी वित्त विभाग पर निर्भर करेगा। वित्त विभाग जितने साधन देगा उतना ही प्रोडक्शन किया जाएगा। कितनी पैकिंग होगी, भंडारण कैसे होगा, किस प्रकार से हम एडवर्टाइजमेंट के कौन सा साधन काम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा डिसीजन किस पे डिपेंड है, वित्तीय प्रबंध पर। तो वित्तीय विभाग ही इन सब निर्णयों का सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, जिसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कार्य निष्पत्ति एवं कुशलता का मापन। ये सबसे बड़ी बात है कि किसी भी कार्य की सफलता का मापन किस में किया जाता है, वित्त में। यानी कि यदि संस्था के लाभ बढ़े हैं तो ये माना जाएगा ये संस्था सफल हुई है, और यदि संस्था हानि में है तो ये माना जाएगा संस्था अच्छे से कार्य नहीं कर रही है। तो उसके कार्यों के कुशलता का मापन वित्त के आधार पर किया जाता है। तो वित्तीय प्रबंध का यहाँ पर बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है कि संस्था सफल हुई है या असफल हुई है, उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है अथवा नहीं कर पाई है। इन सब का मापन वित्तीय प्रबंध के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर इस आधार पर वित्तीय प्रबंध का अत्यंत महत्व हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नियोजन, समन्वय एवं नियंत्रण का आधार। किसी भी संस्था में
नियोजन का कार्य करना है, चाहे कोऑर्डिनेशन का कार्य करना है या नियंत्रण का कार्य करना है, उन सब का बेस कौन है? वित्त। वित्तीय प्रबंध के आधार पर ही ये सारे कार्य संपादित किए जाते हैं। देखिए, कोई भी योजना बनानी है, यानी कि व्यवसाय किस प्रकार से कार्य करेगा, किस वस्तु का व्यवसाय किया जाए, किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, ये सारी योजना किसके आधार पर बनेगी? वित्त के आधार पर, वित्तीय प्रबंध के आधार पर योजना बनाई जाएगी। विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित किया जाएगा, वित्तीय प्रबंध उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और किस विभाग ने अच्छे से कार्य किया है या उसमें क्या त्रुटि रही है, इन सब पर नियंत्रण करने का कार्य भी वित्तीय प्रबंध करता है, क्योंकि उन पर नियंत्रण करने का मुख्य आधार क्या है? वित्तीय कुशलता। यदि प्रोडक्शन विभाग ने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया है तो उसका पीछे आधार है वित्त, कि कितना वित्त उसे हमने अलॉट किया था और कितना उसने उपयोग में ले लिया है। तो ये वित्त के आधार पर सारा निर्णय किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है और नियोजन समन्वय का कार्य किया जाता है। तो किसी भी संस्था में नियोजन, समन्वय और नियंत्रण क्रियाओं का मुख्य आधार भी वित्तीय प्रबंध है। नेक्स्ट देखते हैं व्यावसायिक प्रबंधकों के लिए उपयोगिता। व्यावसायिक प्रबंधक जितने भी हैं वो उनकी जितनी भी योजनाएं, नीतियां, लक्ष्य निर्धारित होंगे वो किस आधार पर निर्धारित होंगे? वित्तीय प्रबंध के आधार पर। यानी कि एक व्यावसायिक प्रबंधक ये देखेगा कि हमारे पास कितना प्रबंध है, कितने कोष हैं, कितना वित्त है, उस आधार पर वो अपनी नीतियां निर्धारित करेगा, उसी आधार पर वो अपने कार्य संपादित करेगा। तो व्यावसायिक प्रबंधकों के लिए वित्तीय प्रबंध की बहुत अधिक उपयोगिता है, महत्व है। साथ ही देखिए, वित्तीय प्रबंधक एक तरह से ट्रस्टी होता है, अंशधारी। एक संस्था में जो भी पूंजी विनियोजित है वो अंशधारी विनियोजित करते हैं। जनरली हम अंशों की बात करें या ऋण पत्रों की बात करें तो इन सब की पूंजी का ट्रस्टी कौन होता है? व्यावसायिक प्रबंधक इनका ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। अब इन सभी अंशधारियों को सुरक्षा प्रदान करना और उचित लाभांश प्रदान करना, ये व्यावसायिक प्रबंधकों के लिए आवश्यक होता है कि वो इनकी पूंजी को सुरक्षा प्रदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाभांश डिक्लेयर करें। तो लाभांश डिक्लेयर करने में और उनकी पूंजी को सुरक्षा प्रदान करने में सबसे अधिक महत्व कौन निभाएगा? वित्तीय प्रबंध। तो इस प्रकार से व्यावसायिक प्रबंधकों के लिए इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। अगर वित्तीय प्रबंध कुशल है तो व्यावसायिक प्रबंधक आसानी से अपनी नीतियां निर्धारित कर सकता है और इसके ऊपर जितने भी उत्तरदायित्व हैं अंशधारियों के प्रति, उनका निर्वाह वो अच्छे से कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अंशधारियों के लिए उपयोगिता। देखिए, अंशधारियों के लिए वित्तीय प्रबंध कैसे महत्वपूर्ण है। अंशधारी का मतलब है, अंशधारी अपना पैसा कंपनी में लगाते हैं तो वो वास्तविक स्वामी हैं। अंशधारी एक कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, लेकिन वो कंपनी के प्रबंध में डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते। अब उनको अपनी पूंजी की क्या चाहिए? सेफ्टी चाहिए, सुरक्षा चाहिए। वो देखते हैं वित्तीय प्रबंध की ओर, देखते हैं कि अगर संस्था का वित्तीय प्रबंध कुशलतापूर्वक कार्य कर रहा है, इसका मतलब अंशधारी समझते हैं कि हमारी पूंजी सेफ है। इसके विपरीत यदि वित्तीय प्रबंध अकुशल है तो अंशधारी ये देखेंगे कि इस कंपनी का वित्तीय प्रबंध अकुशल है, इस कंपनी में हमारी पूंजी सुरक्षित नहीं है। तो इस प्रकार से कोई भी अंशधारी किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके वित्तीय प्रबंध का एनालिसिस करेगा, विश्लेषण करेगा। यदि वित्तीय प्रबंध अच्छा है तो अंशधारी उसमें आसानी से निवेश कर देंगे। तो इस प्रकार से अंशधारियों के लिए भी वित्तीय प्रबंध महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय संस्थाओं के लिए उपयोगिता। वित्तीय संस्थाएं कौन सी होती है? जितने भी व्यापारिक बैंक है, म्यूचुअल फंड्स हो गए, या ऐसी सारी संस्थाएं जो विभिन्न कंपनियों में पूंजी विनियोजित करती है या उनके अंशों का अभिगोपन करती है, इन संस्थाओं के लिए भी वित्तीय प्रबंध महत्व रखता है। किस प्रकार से महत्व रखता है? देखिए, ये संस्थाएं ऐसी कंपनियों को ही ऋण देगी, उधार देगी जिन कंपनियों की वित्तीय कंडीशन बहुत अच्छी है, सुदृढ़ कंडीशन में है, उन कंपनियों को ये उधार देगी। तो इस सिचुएशन में ये देखती है कि उसकी वित्तीय प्रबंध कैसा है, उसके पिछले सालों का रिकॉर्ड कैसा रहा है कंपनी का। अगर पिछले सालों में उसका प्रदर्शन अच्छा रहा है तो ये कंपनी आसानी से उसे ऋण उपलब्ध करवा देगी, उसके अंशों का अभिगोपन कर लेगी। लेकिन यदि कंपनी का पिछले सालों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, उसके लाभों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये संस्थाएं उस कंपनी में
पूंजी विनियोजित नहीं करेगी, ऋण के रूप में, उधार के रूप में उसे पूंजी प्रदान नहीं करेगी। तो इस प्रकार से वित्तीय संस्थाओं के लिए भी वित्तीय प्रबंध का महत्व बढ़ जाता है। उसके वित्तीय प्रबंध के आधार पर भी ये संस्थाएं अपनी साख नीति का निर्धारण करती है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय महत्व। देखिए, किसी भी राष्ट्र का विकास कब संभव है? यदि उस राष्ट्र के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी है और साथ में यदि उस पूंजी का उपयोग कुशलतापूर्वक किया जा रहा है तो उस राष्ट्र का विकास होगा, तीव्र गति से होगा। लेकिन यदि राष्ट्र के पास पूंजी उपलब्ध है बहुत अधिक मात्रा में और उसका कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं है तो वो राष्ट्र विकास नहीं कर पाएगा। तो एक राष्ट्र के लिए ये ज़रूरी है कि वो वित्तीय प्रबंध के आधार पर कार्य करे और साथ में जो पूंजी है उस चाहे वो न्यूनतम पूंजी हो उसके पास, उसका कुशलतम उपयोग करें और साथ ही उसे इस प्रकार की योजनाओं में विनियोजित करें जिससे गरीबों का कल्याण अधिकतम हो, गरीबों के कल्याण में वृद्धि हो। इस प्रकार राष्ट्रीय महत्व में भी, राष्ट्रीय विकास में भी वित्तीय प्रबंध का महत्व दृष्टिगत होता है। ये हमने देखे वित्तीय प्रबंध के महत्व। नेक्स्ट देखते हैं हम वित्तीय प्रबंध की सीमाएं। देखिए, वित्तीय प्रबंध की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं जिसके अंतर्गत उसे कार्य करना आवश्यक है या जिसके अंतर्गत वो कार्य करता है। इसकी क्या सीमाएं हैं हम देखते हैं। सभी प्रबंधकीय निर्णयों के वित्तीय प्रभाव जानना कठिन है। देखिए, मैंने आपको अभी बताया था प्रबंधकीय निर्णय जितने भी हैं, चाहे वो उत्पादन विभाग ले रहा है, चाहे वो विक्रय विभाग ले रहा है या संचालक मंडल ले रहा है या किसी भी व्यवसाय की किसी भी स्तर पर जो प्रबंधकीय निर्णय लिए जाएंगे वो सब किसको प्रभावित करेंगे? वित्तीय विभाग को। यदि एक संस्था उत्पादन बढ़ाने का डिसीजन लेती है तो वो किसको प्रभावित करेगा? वित्त को, क्योंकि वहाँ पर वित्त के साधन ज़्यादा चाहिए होंगे। क्रय विभाग यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रय कर रहा है कच्चा माल तो उसके भी निर्णय, या फिर वो अपनी क्रय विभाग की लागतें बढ़ जाती है तो उसके सारे निर्णय किसको प्रभावित करेंगे? वित्तीय विभाग को। विक्रय विभाग अपनी नीति में किसी प्रकार का भी परिवर्तन कर रहा है तो वो भी वित्तीय विभाग को प्रभावित कर देगा। विक्रय विभाग अगर डिसीजन चेंज करता है, विज्ञापन के तरीके चेंज करता है, चाहे वो मार्केटिंग के तरीके चेंज करता है तो वो सारे डिसीजन वित्तीय विभाग को प्रभावित कर देंगे। लेकिन अब कितना प्रभावित करेंगे और किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, यानी कि संस्था की ओवरऑल क्रियाओं में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, प्रबंधकीय डिसीजन होंगे, वो वित्त विभाग को किस प्रकार से कितना प्रभावित करेगा, ये बहुत कठिन है इसका प्रभाव जानना। जब तक ओवरऑल पूरा उसका फाइनल जिसको हम बोल सकते हैं रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक उसके प्रभावों को जानना मुमकिन नहीं होता। तो इस प्रकार से सभी निर्णय जो होंगे प्रबंधकीय स्तर पर वो वित्तीय विभाग को प्रभावित करेंगे, लेकिन किस प्रकार से करेंगे, कितना करेंगे, ये जानना एक बहुत ही कठिन कार्य है। नेक्स्ट देखते हैं वित्तीय लेखों पर निर्भरता। देखिए, वित्तीय प्रबंध किस पर निर्भर है? मैंने आपको बताया था कि लेखांकन कार्य और वित्तीय प्रबंध का कार्य दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं। पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। लेखांकन कार्यों में समंकों का क्या किया जाता है? संकलन किया जाता है, एकत्रीकरण किया जाता है। जबकि वित्तीय प्रबंध में क्या किया जाता है? उन समंकों का विश्लेषण किया जाता है, उन समंकों के आधार पर डिसीजन लिए जाते हैं, निर्णय और नीतियाँ डिसाइड की जाती है। लेकिन अब आप देखिए वित्तीय प्रबंध किस पर निर्भर हो गया? लेखांकन पर, ठीक है ना, कि पिछले जो समंक संग्रहित किए गए थे उन पर वो निर्भर हो गया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आ गई? यदि वो समंक ही गलत है जो एकत्रित किए गए हैं लेखांकन विभाग द्वारा तो वित्तीय प्रबंध के डिसीजन भी गलत हो जाएंगे। यहाँ सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी ये आ जाती है कि ये चूंकि ये उस विभाग पर निर्भर है, लेखांकन पर निर्भर है, और अगर लेखांकन अच्छे से कार्य नहीं कर रहा तो वित्तीय प्रबंध सफल नहीं हो सकता। उसके द्वारा जो नीतियाँ निर्धारित की जा रही है वो सफल नहीं होंगी। इस प्रकार से वित्तीय प्रबंध वित्तीय लेखों पर निर्भर है, इसलिए उसकी सफलता भी संदिग्ध हो जाती है। नेक्स्ट देखिए संबंधित विषयों की कम जानकारी। अभी मैंने आपको बताया था कि वित्तीय विभाग एक सेंटर पॉइंट है, एक केंद्र बिंदु है जिसके चारों तरफ सारे विभाग कार्य कर रहे हैं।
अब ये ज़रूरी है वित्तीय प्रबंधक के लिए कि उसको सभी विषयों की जानकारी हो, उसको अर्थशास्त्र का ज्ञान हो, यानी कि मार्केट में मांग और पूर्ति कितनी रहेगी, उसकी क्या सिचुएशन रहेगी, तेज़ी और मंदी का रोटेशन क्या होगा, इसकी जानकारी होनी आवश्यक है। सांख्यिकी विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। तकनीकी विधि, अभियांत्रिकी और तकनीकी विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है कि जो भी विज्ञापन किया जाए कौन सी नीति अपनाई जाए ताकि उसका कम से कम लागत हो। तो इस प्रकार से जो विभिन्न विषय हैं, अर्थशास्त्र हो गए, सांख्यिकी हो गया, विभिन्न प्रबंधकीय लागतें हो गई, प्रबंधकीय विषय हो गया, तो इन सब की जानकारी होना आवश्यक है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि एक अकेला वित्तीय प्रबंधक इन सभी विषयों की जानकारी रखे, ये कुछ कठिन है। सबकी जानकारी रखना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुमकिन नहीं हो पाता। तो यहाँ पर भी उसकी एक सीमा हम कह सकते हैं कि सभी विषयों की जानकारी उसे हो, ये आवश्यक नहीं है। अगला देखिए, वस्तुनिष्ठता का अभाव। इसमें एक वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, यानी कि समय के अकॉर्डिंग इनमें चेंज होता रहता है और उसके अकॉर्डिंग इसे क्या करना पड़ता है, समायोजित करना पड़ता है। तो वित्तीय प्रबंध को समय के अकॉर्डिंग समायोजन करना आवश्यक होता है, लेकिन वित्तीय जो कोष हमने उपलब्ध कराए थे वो एक प्रारंभ में कर लिए थे, उनमें एकदम से कमी वृद्धि करना पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट देखिए, विकासशील विषय। विकासशील विषय से क्या तात्पर्य हुआ कि वित्तीय प्रबंध एक स्थायी विषय नहीं है, इसमें परिस्थितियों के अनुसार चेंज होता है, परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता है। साथ ही इसकी जो विधियां हैं वो लगातार विकसित हो रही है, अभी विकसित हुई नहीं है, विकास की गति की ओर अग्रसर है, उसमें नई नई विधियों की खोज की जा रही है, आवश्यकताओं के अनुसार उनमें परिवर्तन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इसकी नीतियां, नियम बहुत ज़्यादा स्थायी नहीं है, परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील है, इसलिए ये एक विकासशील विषय है। नेक्स्ट देखते हैं, व्ययशील कार्य। देखिए, व्ययशील तो है ही है, जब वित्तीय प्रबंध को उचित प्रकार से किसी भी संस्था में स्थापित किया जाएगा, इसका मतलब वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में व्यय होगा। किसी भी प्रकार से अगर वित्तीय निर्णय लिए जा रहे हैं, पूरी अच्छे से जानकारी के आधार पर लिए जा रहे हैं, विभिन्न मॉडल के आधार पर लिए जा रहे हैं, इसका मतलब उस कार्य में बहुत अधिक व्यय होगा। साथ ही अगर संस्था अच्छे से सफलतापूर्वक कार्य करना चाहती है तो उसे वित्त विभाग से किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती वो, तो उस समय भी बहुत ज़्यादा व्यय करना ही पड़ेगा। छोटी संस्थाओं के लिए पॉसिबल नहीं होता इतना व्यय करना, वो इतने व्यय को वहन करने की स्थिति में नहीं होती। तो वित्तीय कार्य बहुत ही ज़्यादा व्ययशील कार्य है। वित्तीय डिसीजन, वित्तीय निर्णय जितने लिए जाएंगे, उन सब निर्णयों के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है, उन सब के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं। तो इतना व्यय करना छोटी संस्थाओं के लिए उपयुक्त नहीं हो पाता, पॉसिबल नहीं हो पाता, और वो इसके आधार पर कार्य नहीं कर पाती। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही व्ययशील कार्य है। तो ये मैंने आपको बताई वित्तीय प्रबंध की सीमाएं। इसी के साथ आज का टॉपिक मैं समाप्त करती हूँ। इसी के साथ आप कोरोना टाइम पे स्टे होम, स्टे सेफ, एंड थैंक यू वेरी मच।